आज हमारे हाथ में एक बड़ा दिलचस्प दस्तावेज है। ये सीधे भारत सरकार के रेल मंत्रालय मतलब रेलवे बोर्ड से आया है। हाँ, ये 10 दिसंबर 2025 का एक सर्कुलर है, RBE No 1232025। और ये सिर्फ कोई रूटीन सर्कुलर नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये हमें भारतीय रेलवे जैसे विशाल संगठन की, आप कह सकते हैं, नब्ज पर हाथ रखने का मौका देता है। ये दिखाता है कि जब व्यवस्था पर असल में दबाव पड़ता है तो वो कैसे रिएक्ट करती है। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है कि इस दस्तावेज की परतों को खोला जाए और ये समझा जाए कि रेलवे अपनी परिचालन संबंधी जरूरतों मतलब ऑपरेशनल नीड्स और कर्मचारियों की भारी कमी से निपटने के लिए क्या कर रहा है। और खासतौर पर ये जो पॉइंट्समैन के पद पर पूर्व सैनिकों, एक्स सर्विसमैन को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की योजना है, हम इसका विश्लेषण करेंगे। हाँ, ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि नीतियां सिर्फ बंद कमरों में नहीं बनती, वो जमीनी हकीकत और जो तत्काल जरूरतें होती हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। तो हम देखेंगे कि ये भर्ती क्यों हो रही है, इसकी प्रक्रिया क्या है, और सबसे जरूरी, इसमें क्या शर्तें रखी गई हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, ताकि एक जो अस्थायी समाधान है वो कोई स्थायी समस्या न बन जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर की पहली लाइन में परिचालन आवश्यकताओं और पॉइंट्समैन के पद पर अल्पकालिक रिक्तियों का जिक्र है। इसका तो सीधा सा मतलब है कि पद खाली हैं और ट्रेनें चलाने के लिए लोग चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये कमी इतनी गंभीर क्यों हो गई कि एक विशेष सर्कुलर निकालना पड़ा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पॉइंट्समैन जो होते हैं वो रेलवे के संचालन की रीढ़ की हड्डी हैं। सही है। उनका काम है ट्रैक बदलना, सिग्नलों का मैनेजमेंट देखना और ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करना। ये एक हाई प्रेशर मतलब जीरो एरर वाली नौकरी है। हाँ, एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। तो अगर इन पदों पर कमी होती है तो इसका असर सिर्फ ट्रेनों की देरी पर नहीं पड़ता, बल्कि सुरक्षा पर सीधा सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये सर्कुलर एक तरह से इशारा कर रहा है कि जो रेगुलर भर्ती प्रक्रिया है वो शायद उतनी तेज नहीं है जितनी जरूरत है, और अब स्थिति ऐसी है कि इंतजार नहीं किया जा सकता। तो इस आग को बुझाने के लिए रेलवे बोर्ड ने समाधान क्या निकाला है? सर्कुलर कहता है कि उन्होंने पूर्व सैनिकों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पॉइंट्समैन के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी है। यहीं पर मेरा पहला सवाल आता है, पूर्व सैनिक ही क्यों? अच्छा सवाल है। मतलब क्या रेलवे को लगता है कि उनका अनुशासन या पिछला अनुभव उन्हें इस काम के लिए तुरंत तैयार कर देता है? ये एक बहुत स्पेसिफिक चॉइस लगती है। ये एक शानदार सवाल है और ये हमें इस पॉलिसी के एकदम कोर में ले जाता है। रेलवे ने यहाँ एक बहुत सोचा समझा दांव खेला है, कह सकते हैं। पूर्व सैनिक कई ऐसे गुण लेकर आते हैं जो पॉइंट्समैन की भूमिका के लिए एकदम सटीक बैठते हैं। पहला तो है अनुशासन। वो एक सख्त नियम आधारित माहौल में काम करने के आदी होते हैं। सही बात है। दूसरा, दबाव में शांत रहने की क्षमता। आप सोचिए, एक व्यस्त रेलवे यार्ड में एक साथ कई ट्रेनों को संभालना किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, वो निर्देशों का सटीक पालन करना जानते हैं। तो रेलवे एक तरह से ऐसे लोगों को चुन रहा है जिन्हें कम से कम व्यवहारिक ट्रेनिंग की जरूरत हो और जो सिस्टम में जल्दी डल सकें। ये तर्क तो समझ में आता है, लेकिन क्या इसमें एक जोखिम नहीं है? पॉइंट्समैन का काम इतना क्रिटिकल है, तो क्या इसे कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों के भरोसे छोड़ना सही है? मतलब स्थायी कर्मचारियों का जो एक उत्तरदायित्व होता है जी। वो समर्पण, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वालों में हो सकता है? आपने बिल्कुल सही चिंता जताई है, और ऐसा लगता है कि रेलवे बोर्ड ने भी इस पर विचार किया है। इसीलिए उन्होंने इसे एक अंतरिम उपाय कहा है, कोई नई नीति नहीं। अच्छा, सिर्फ एक इंटरिम मेजर। हाँ, सर्कुलर में ये बात बार बार दोहराई गई है कि ये व्यवस्था केवल तब तक के लिए है जब तक नियमित रूप से नियुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते। इसे ऐसे समझिए जैसे घर में पानी का पाइप फट गया हो। ठीक है। तो आप प्लम्बर का इंतजार करते हुए नीचे एक बाल्टी लगा देते हैं ना। हाँ, ताकि पानी न फैले। बस, वो बाल्टी स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन वो तब तक नुकसान होने से रोकती है। ये सर्कुलर रेलवे की वही बाल्टी है, एक जरूरी लेकिन अस्थायी उपाय। और ये भर्तियां होंगी कैसे? क्या इसके लिए कोई लंबी चौड़ी परीक्षा होगी जिससे प्रक्रिया फिर से धीमी हो जाए? नहीं, यहीं पर प्रक्रिया को तेज करने का इरादा साफ दिखता है। सर्कुलर कहता है कि जोनल रेलवे सीधे केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन जो पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड होते हैं, अच्छा, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर बोर्ड्स, हाँ, उनके माध्यम से इन नियुक्तियों को कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक स्थापित और विश्वसनीय चैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सही उम्मीदवारों तक जल्दी पहुंचा जा सके, बिना एक नई शून्य से भर्ती प्रक्रिया शुरू किए। चलिए अब शर्तों पर आते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी होती है।
सर्कुलर में कहा गया है कि यह भर्ती तब होगी जब नियमित पॉइंट्समैन की कमी हो और काम चलाने के लिए अत्यावश्यक आवश्यकता हो। ये तो एक सामान्य सी बात लगती है। नहीं, ये सामान्य नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेक है, एक नियंत्रण है। कैसे? इसका मतलब है कि जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर अपनी मर्जी से भर्तियां नहीं कर सकते। उन्हें लिखित में ये साबित करना होगा कि उनके पास वाकई में कर्मचारियों की कमी है और उसके बिना उनका काम नहीं चल सकता। ये शर्त इस अस्थायी उपाय के दुरुपयोग को रोकने के लिए है, ताकि इसे रेगुलर भर्ती का एक आसान विकल्प न बना लिया जाए। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि इसका इस्तेमाल केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही हो। ठीक है, मान लिया कि जरूरत वास्तविक है, लेकिन सुरक्षा का क्या? जैसा हमने अभी बात की, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। क्या इन पूर्व सैनिकों को सीधे काम पर लगा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही इस सर्कुलर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इसे एक जिम्मेदार नीति बनाता है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि काम पर रखने से पहले इन सभी पूर्व सैनिकों को पॉइंट्समैन पद के लिए निर्धारित पूरा प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा। 1 मिनट, पूरा प्रारंभिक प्रशिक्षण? इसका मतलब है कि उन्हें ठीक वही ट्रेनिंग दी जाएगी जो एक स्थायी कर्मचारी को दी जाती है? कोई शॉर्टकट नहीं? कोई शॉर्टकट नहीं। सुरक्षा और योग्यता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रेलवे ये जोखिम उठा ही नहीं सकता कि कोई आधा अधूरा प्रशिक्षित व्यक्ति सिस्टम में आ जाए। सर्कुलर ये भी साफ करता है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पारिश्रमिक मतलब रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही सख्त शर्त भी है। क्या? अगर कोई उम्मीदवार ट्रेनिंग पास नहीं कर पाता है या किसी और वजह से काम के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता तो उसे तत्काल सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तत्काल मतलब कोई नोटिस पीरियड या दूसरा मौका नहीं? सर्कुलर के अनुसार उसे ट्रेनिंग की अवधि का जो भी भुगतान बनता है वो करने के बाद तुरंत हटा दिया जाएगा। ये रेलवे की सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाता है। संदेश साफ है, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप इस सिस्टम में नहीं रह सकते। बिल्कुल, भले ही आप कॉन्ट्रैक्ट पर हों। ठीक है, ट्रेनिंग तो जरूरी है, लेकिन इस तरह की अस्थायी भर्ती में हमेशा एक खतरा होता है कि इसका पैमाना बहुत बड़ा ना हो जाए। क्या रेलवे बोर्ड ने इस पर कोई लगाम लगाई है? हाँ, लगाई है। या जोनल मैनेजर अपनी जरूरत के हिसाब से कितने भी लोगों को रख सकते हैं? नहीं, इस पर भी एक बहुत स्पष्ट सीमा लगाई गई है। सर्कुलर में साफ लिखा है कि पूरे भारतीय रेलवे में कुल 5058 यानी 5058 पदों पर ही ऐसी नियुक्तियां की जा सकती हैं। बस 5058 पूरे देश में? हाँ, ये एक अखिल भारतीय संख्या है। इससे ज्यादा एक भी व्यक्ति इस योजना के तहत नहीं रखा जा सकता। यह संख्या सुनिश्चित करती है कि यह योजना केवल एक सीमित घाव पर मरहम लगाने के लिए है, न कि पूरे शरीर का इलाज करने के लिए। इसी में एक और दिलचस्प बात लिखी है। सर्कुलर कहता है कि ये संख्या या जोन में पॉइंट्समैन के वास्तविक रिक्तियों की संख्या जो भी कम हो उतनी ही भर्ती की जाएगी। ये थोड़ा उलझा हुआ लगता है। इसका क्या मतलब है? ये असल में दुरुपयोग को रोकने का एक और लेवल है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी जोन में 500 पद खाली हैं, लेकिन इस योजना के तहत उन्हें 600 पद भरने का कोटा मिला है, तो वे सिर्फ 500 पद ही भर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वास्तविक जरूरत 500 की ही है। बिल्कुल। और अगर उनके पास 700 पद खाली हैं, लेकिन कोटा सिर्फ 600 का है, तो वे 600 से ज्यादा नहीं भर सकते। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भर्ती केवल वास्तविक और तत्काल जरूरतों के लिए हो। समझ गई। ये तो बहुत ही सुविचारित नियंत्रण लगता है। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो इन पूर्व सैनिकों के मन में सबसे पहले आएगा। ये अनुबंध कब तक चलेगा? जरूरी सवाल है। हमने देखा है कि सरकारी विभागों में अस्थायी व्यवस्थाएं सालों साल चलती रहती हैं। हाँ, ये एक बड़ा खतरा होता है और दस्तावेज इस पर भी बिल्कुल स्पष्ट है। सर्कुलर के पैरा 2-3 में साफ लिखा है कि जैसे ही आरआरसी मतलब रेलवे भर्ती सेल के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करते हैं, इन अनुबंधित पूर्व सैनिकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यानी जिस दिन स्थायी कर्मचारी आएगा उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी को जाना होगा। हाँ, और इसमें कोई भी अस्पष्टता नहीं छोड़ी गई है। सर्कुलर ये भी निर्देश देता है कि इस शर्त का उल्लेख उनके कॉन्ट्रैक्ट में मोटे अक्षरों में किया जाना चाहिए। अच्छा, बोल्ड लेटर्स में? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, जोनल स्तर पर महाप्रबंधकों को इसकी बारीकी से निगरानी करने के लिए कहा गया है कि जैसे ही रेगुलर भर्ती हो, इन अनुबंधों को तुरंत समाप्त किया जाए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि रेगुलर भर्ती में ही और देरी हो जाती है, क्या ये योजना अनिश्चित काल तक चल सकती है? नहीं, इस पर भी एक डेडलाइन तय की गई है। वो क्या है? सर्कुलर के पैरा 2-4 के अनुसार
पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की ये अनुमति शुरुआत में केवल 31 दिसंबर 2026 तक ही वैध होगी। एक बहुत ही स्पष्ट कट ऑफ डेट। लेकिन अगर 2026 के अंत तक भी नियमित कर्मचारी नहीं मिल पाए तो क्या ये योजना अपने आप बंद हो जाएगी? ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? हो सकता है जरूरत तब भी बनी रहे। यहां भी प्रक्रिया तय है। सर्कुलर कहता है कि इसका विस्तार ऑटोमेटिक नहीं होगा। यदि 31 दिसंबर 2026 के बाद भी इसकी जरूरत महसूस होती है तो जोनल रेलवे को इसके लिए रेलवे बोर्ड से पूर्व अनुमोदन यानी प्रायर अप्रूवल लेना होगा। उन्हें फिर से एक पूरा केस बना के भेजना होगा? हाँ, कि जरूरत क्यों बनी हुई है और रेगुलर भर्ती की क्या स्थिति है। और ये अनुमोदन किस आधार पर मिलेगा? क्या ये आसानी से मिल जाएगा? नहीं, दस्तावेज के अनुसार ये मंजूरी उस समय की रिक्ति की स्थिति का कड़ाई से मूल्यांकन करने के बाद ही दी जाएगी। इससे ये सुनिश्चित होता है कि इस अस्थायी व्यवस्था का नियंत्रण पूरी तरह से रेलवे बोर्ड के हाथ में रहेगा। जोनल रेलवे अपनी मर्जी से इसे जारी नहीं रख सकते। बिल्कुल, हर विस्तार के लिए उन्हें बोर्ड के सामने जवाबदेह होना होगा। जब हम इन सभी शर्तों को एक साथ देखते हैं, ट्रेनिंग की अनिवार्यता, संख्या की सीमा, स्पष्ट समाप्ति खंड और 31 दिसंबर 2026 की डेडलाइन, तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। बिल्कुल, सार यह है कि रेलवे बोर्ड ने एक बहुत ही व्यवहारिक, नियंत्रित और समयबद्ध समाधान निकाला है। यह दस्तावेज हमें एक बड़े संगठन के कामकाज की एक दुर्लभ झलक देता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे तत्काल जरूरतों और स्थापित प्रक्रियाओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाया जाता है। सही कहा। एक तरफ देश की जीवन रेखा यानी ट्रेनों का संचालन रुकना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ भर्ती के स्थायी नियमों और प्रक्रियाओं को कमजोर भी नहीं किया जा सकता। ये सर्कुलर इन दोनों के बीच का एक पुल है, कह सकते हैं। दस्तावेज के अंत में एक और बात ध्यान खींचती है, वो है इसकी कॉपी किसे किसे भेजी गई है। इसमें वित्त सलाहकार, ऑडिट के निदेशक और यहाँ तक कि NFIR और AIF जैसी प्रमुख रेलवे यूनियनों के महासचिवों का भी नाम है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये पारदर्शिता और सुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा, देखिए, इस तरह के फैसलों में कई हितधारक शामिल होते हैं। वित्त और ऑडिट विभाग को सूचित करना सुनिश्चित करता है कि भुगतान और प्रक्रियाओं में कोई वित्तीय गड़बड़ी ना हो। लेकिन यूनियंस को लूप में रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्यों? क्योंकि यूनियनें स्थायी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती से स्थायी कर्मचारियों में एक असुरक्षा की भावना आ सकती है कि कहीं उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी ना ले लें। ये तो हो सकता है। तो यूनियनों को सूचित करके रेलवे बोर्ड ये संदेश दे रहा है कि ये एक अस्थायी और सीमित व्यवस्था है और ये स्थायी पदों के लिए कोई खतरा नहीं है। ये भविष्य में किसी भी भ्रम या विवाद को रोकने का एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सोचा समझा नीतिगत निर्णय है जिसे सभी संबंधित पक्षों के साथ साझा किया गया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सुशासन में सिर्फ निर्णय लेना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से संप्रेषित करना और सभी हितधारकों को विश्वास में लेना भी शामिल है। ये वाकई में एक बड़े संगठन की कार्यशैली को समझने का एक शानदार अवसर है। सही कहा। ये दिखाता है कि एक विशाल नौकरशाही भी जरूरत पड़ने पर कितनी फुर्तीली और रणनीतिक हो सकती है, बशर्ते कि उसके पास सही नियंत्रण और संतुलन के उपाय हों। और जाते जाते एक विचार सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। यह सर्कुलर पॉइंट्समैन की कमी को पूरा करने के लिए पूर्व सैनिकों का उपयोग करता है। हाँ। ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। क्या ये सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में एक बड़े बदलाव का संकेत है? मतलब जहां संकट के समय सरकारें एक विशिष्ट, अनुशासित और आसानी से उपलब्ध कार्यबल जैसे कि पूर्व सैनिकों पर निर्भर हो रही हैं। हाँ। अगर ये चलन बढ़ता है तो पारंपरिक सरकारी नौकरियों की प्रकृति, उनकी सुरक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है?